नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए फोर्थ सेमेस्टर की सोशोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में। इस क्लास में हम सोशोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके कल 2 मई के एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी में जो 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि हमने एक पहला पार्ट डाल चुके हैं, जिससे आप जो उसमें भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इन्हीं से आपकी तैयारी 80 से 90% हो जाएगी और आपको कोई और क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का कल एग्ज़ाम है 2 मई को, उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो क्लास के एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उसी के हिसाब से हमने 3-4 क्वेश्चन मॉडल पेपर्स को मतलब उनको एनालाइज किया है। उनमें से देखा है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, हर बार कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ देखेंगे और पूरा एक मॉडल पेपर टाइप में बनाया है मैंने आपके। पहले शॉर्ट क्वेश्चन, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी, पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखेंगे, ज़्यादा देरी ना करेंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और हमारे पास भी टाइम कम है। तो करेंगे वीडियो को स्टार्ट। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, साइबर अपराध क्या है। व्हाट इज़ साइबर क्राइम। तो व्हाट इज़ साइबर क्राइम क्या है। तो साइबर अपराध का अर्थ है ऐसी आपराधिक गतिविधियां जो कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से की जाती हैं। इसमें डेटा चोरी करना, हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग और पहचान की चोरी, पहचान की चोरी शामिल है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह तकनीकी प्रगति के कारण उत्पन्न होने वाला एक आधुनिक विचलन है। यह न केवल वित्तीय नुकसान पहुंचाता है, बल्कि व्यक्ति की गोपनीयता और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना आंसर लिखना है, इससे आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रोस्टल स्कूल क्या है। तो ब्रोस्टल स्कूल एक सुरक्षात्मक संस्था है जिसे विशेष रूप से किशोर अपराधियों, आमतौर पर 16 से 21 वर्ष के सुधार में पुनर्वास के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य युवा अपराधियों को जेल के कठोर वातावरण से बचाना और उन्हें शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह अनुशासन और प्रेम के मिश्रण से अपराधी की मानसिकता में बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में लौट सकें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मादक द्रव्य व्यसन को परिभाषित कीजिए। तो मादक द्रव्य व्यसन जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी नशीली वस्तु जैसे शराब, अफीम, गांजा आदि पर शारीरिक और मानसिक रूप से निर्भर हो जाता है। यह एक सामाजिक समस्या है जो पारिवारिक विघटन और अपराध को बढ़ावा देती है। जब व्यक्ति नशे के बिना सामान्य कार्य करने में असमर्थ महसूस करता है और अपनी सामाजिक व नैतिक जिम्मेदारियों को भूलकर केवल नशे की प्राप्ति में लगा रहता है, तो उसे व्यसन कहा जाता है, एडिक्शन जिसे कहते हैं हम। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके बारे उसमें पूछे जाएंगे। तो आपको देखो, ये क्वेश्चन तो दोबारा रिपीट हो गया, पिछली क्लास में भी था और इस क्लास में भी है। श्वेत व्यसन अपराध को परिभाषित कीजिए। तो श्वेत व्यसन अपराध क्या है देखेंगे। प्रसिद्ध समाजशास्त्री E.H. सदरलैंड के अनुसार एक उच्च सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया गया अपराध श्वेत व्यसन कहलाता है। इसमें भ्रष्टाचार, कर चोरी, मिलावट और धोखाधड़ी जैसी आर्थिक अपराध शामिल होते हैं। यह अपराध हिंसात्मक नहीं होते, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था और नैतिक व्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि अपराध अक्सर कानून की पकड़ से बच निकलते हैं। जो कानून है, अपराध अक्सर जो उसकी पकड़ से बच निकलते हैं। अगली टिप्पणी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लास OBC।
तो साथियों देखेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि सेम जो क्वेश्चन लग रहे हैं। हाँ, तो देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन अगला 5वां, अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी पर टिप्पणी लिखेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी उन जातियों और समूहों का समूह है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन वे अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल नहीं हैं। मंडल आयोग की सिफारिश के बाद इन्हें भारतीय समाज में पहचान मिली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 के तहत इन्हें विशेष आरक्षण और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि इनकी सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा सके और इन्हें विकास के समान अवसर मिले। अगला क्वेश्चन है, तलाक पर टिप्पणी लिखिए। तलाक पर टिप्पणी लिखिए। तो पति पत्नी के बीच विवाह के कानून अंत की प्रक्रिया है। समाजशास्त्र में इसे पारिवारिक विघटन का एक रूप माना जाता है। पहले हिंदू समाज में विवाह को एक अटूट धार्मिक संस्कार माना जाता था, लेकिन आधुनिक समय में आपसी सामंजस्य की कमी, घरेलू हिंसा और अन्य कारणों से तलाक की दर बढ़ रही है। न केवल यह दो व्यक्तियों को अलग करता है बल्कि बच्चों के पालन पोषण और सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक असमानता का तात्पर्य पुरुष और महिला के बीच सामाजिक, आर्थिक और कानूनी भेदभाव से है। यह केवल जैविक अंतर नहीं बल्कि समाज द्वारा थोपी गई एक व्यवस्था है जहां महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अवसर, कम अधिकार और कम वेतन दिया जाता है। यह पितृसत्तात्मक सोच का परिणाम है जिसके कारण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पीछे रखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भ्रष्टाचार के दो परिणामों को लिखिए। तो भ्रष्टाचार के दो दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार के कारण विकास का पैसा पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे गरीबी बढ़ती है और अमीर व गरीब के बीच की खाई गहरी हो जाती है। नैतिक पतन और असुरक्षा, जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ता है तो आम जनता का कानून और व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। इससे समाज में अन्याय, अपराध और अनैतिकता को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, घरेलू हिंसा के प्रकार। घरेलू हिंसा के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। शारीरिक हिंसा, मारपीट करना और शारीरिक चोट पहुंचाना। मानसिक भावनात्मक हिंसा, गाली गलौज करना, अपमानित करना या डराना। आर्थिक हिंसा, खर्च के लिए पैसे न देना या संपत्ति पर कब्जा करना। लैंगिक हिंसा क्या है देखेंगे। लैंगिक हिंसा महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना या शोषण करना। यह हिंसा अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर होती है और परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। तो सतत विकास की परिभाषा को परिभाषित कीजिए। सतत विकास क्या है? तो सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं और संसाधनों के साथ समझौता किए। क्या सतत विकास एक ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, वर्तमान पीढ़ी की जो आवश्यकता है उनको पूरा करे, भविष्य की पीढ़ियों को बिना सोचे, ठीक है, उनको और संसाधनों के साथ समझौते किए। इसमें आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल, वन, खनिज का इस प्रकार उपयोग करना है कि आने वाले समय में के लिए भी सुरक्षित और पृथ्वी का संतुलन बनाए रखें। अगला क्वेश्चन है, अपराध तथा बाल अपराध में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपराध और बाल अपराध दोनों ही एक कानून का उल्लंघन है, लेकिन समाजशास्त्रीय और कानूनी आधार पर इनमें स्पष्ट अंतर है। आयु का अंतर, अपराध एक वयस्क व्यक्ति आमतौर पर 18 से ऊपर द्वारा किया गया गैर कानूनी कार्य है। इसके विपरीत बाल अपराध वह उल्लंघन है जो एक किसी किशोर अवस्था या नाबालिग 18 से कम द्वारा किया जाता है।
दंड वर्सेस सुधार। दंड बनाम सुधार। वयस्क अपराधी को जेल भेजता है और उसे दंड देने का प्रावधान है। जो बाल होता है, जो बच्चा होता है, बाल अपराधी को जेल नहीं बल्कि सुधार गृह या बोस्टल स्कूल में भेजा जाता है, जहां उसका उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि सुधार करना होता है। कानूनी प्रक्रिया क्या है? अपराधियों पर सामान्य अदालतों में मुकदमा चलता है, जबकि बाल अपराधियों के लिए विशेष जुवेनाइल सिस्टम जस्टिस बोर्ड या किशोर न्यायालय होते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण। समाज अपराधी के घृणा की दृष्टि से देखता है, जबकि बाल अपराध को अक्सर दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण या कुसंगति का शिकार मानकर सहानुभूतिपूर्ण पूर्वक सुधारने का प्रयास किया जाता है। सहानुभूतिपूर्वक सुधारने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपराधी जन्मजात होते हैं, यह कथन की समीक्षा कीजिए। यह कथन प्रसिद्ध इतालवी अपराधी शास्त्री सीजर लोम्ब्रोसो से जुड़ा है, जिन्हें अपराध शास्त्र का जनक कहा जाता है। जिन्हें किसका? अपराध शास्त्र का जनक कहा जाता है। इतालवी। लोम्ब्रोसो का तर्क उन्हें जैविक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि अपराधी शारीरिक रूप से सामान्य लोगों से अलग होते हैं। उनके अनुसार अपराधियों के जबड़े बड़े और सिर की बनावट अजीब और हाथ लंबे होते हैं। इन्हें एटवास्टिक कहा, यानी ऐसे लोग जिनमें आदिम पूर्वजों के लक्षण होते हैं। आदिम पूर्वज तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। हाँ, आलोचना क्या है? आधुनिक समाजशास्त्रियों ने इस सिद्धांत को पूरी तरह नकार दिया है। सदरलैंड और अन्य विद्वानों का मानना है कि अपराध सीखा जाता है, न कि जन्म से होता है। निष्कर्ष आज यह माना जाता है कि गरीबी और बेरोजगारी, खराब पालन पोषण और गलत संगति जैसे सामाजिक आर्थिक कारक व्यक्ति को अपराधी बनाते हैं। केवल जैविक बनावट किसी को अपराधी नहीं बना सकती। अतः यह कहना गलत है कि अपराधी जन्मजात से होते हैं। वास्तव में समाज और परिस्थितियां अपराधी पैदा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारत में श्वेतवसन अपराधों के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो भारत में श्वेतवसन अपराध उच्च वर्ग द्वारा किए गए अपराध के तेजी से बढ़ने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो भौतिकवाद और लालच। समाज में बढ़ती भौतिकवादी संस्कृति ने लोगों में रातों रात अमीर बनने की होड़ लगा दी है। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं। कानून की ढिलाई। प्रभावशाली पदों पर बैठे लोग अक्सर कानून की कमियों का फायदा उठाते हैं। जटिल कानून प्रक्रिया और सबूतों के अभाव के कारण ये अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। तकनीकी प्रगति, डिजिटल क्रांति के साथ साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय घोटाले बढ़े हैं। बैंक फ्रॉड और टैक्स चोरी जैसे अपराध अब अधिक आसान और गुप्त हो गए हैं। सामाजिक सहनशीलता। आश्चर्यजनक रूप से समाज अक्सर इन अपराधियों को वैसे नहीं देखता जैसे हत्यारों या चोरी को। उच्च पद और धन के कारण इन्हें सामाजिक स्वीकार्यता मिल जाती है, जिससे इन्हें बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मादक द्रव्य व्यसन के प्रमुख दुष्परिणाम। तो जो मादक द्रव्य व्यसन है, इसके दुष्परिणाम क्या हैं? तो नशाखोरी या मादक द्रव्य व्यसन न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को नष्ट करता है। शारीरिक एवं मानसिक पतन। नशे के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य गिर जाता है। लीवर, फेफड़े और मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। मानसिक रूप से व्यक्ति अवसाद और चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं।
परिवार विघटन विघटन नशा परिवारों में कलह का मतलब कलेश का सबसे बड़ा कारण है। इससे घरेलू हिंसा बढ़ती है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है और परिवार आर्थिक रूप से कंगाल हो जाता है। अपराध में वृद्धि अपनी नशे की लत को पूरी करने के लिए व्यक्ति चोरी कर लूटपाट और हत्या जैसे अपराधों में शामिल हो जाता है। आर्थिक हानि राष्ट्र की उत्पादकता कम होती है क्योंकि युवा शक्ति नशे की चपेट में आकर कार्य क्षमता खो देता है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आत्महत्या क्या है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या वह मृत्यु है जो व्यक्ति के स्वयं के सकारात्मक या नकारात्मक कार्य का परिणाम होती है। उन्हें आत्महत्या के चारों मुख्य प्रकार बताए हैं। आतंकवादी आत्महत्या अहंगवादी आत्महत्या जब व्यक्ति समाज से खुद को अलग थलग महसूस करता है, बहुत अधिक अकेला हो जाता है। और परार्थवादी आत्महत्या जब व्यक्ति समाज का किसी ऊंचे आदर्श के लिए अपनी जान देता है, जैसे सती प्रथा या आत्मघाती हमलावर। विसंगतिपूर्ण आत्महत्या जब समाज में अचानक बदलाव आते हैं, जैसे अचानक व्यापार में घाटा या आर्थिक मंदी। भाग्यवादी आत्महत्या जब व्यक्ति अत्यधिक कठोर अनुशासन या गुलामी से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आतंकवाद के मुख्य प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो आतंकवाद के इस जो प्रकार हैं, फर्स्ट प्रकार है देखेंगे, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जिसे इसके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है धार्मिक आतंकवाद, जब धार्मिक कट्टरता के आधार पर हिंसा की जाती है। इसका उद्देश्य अपने धर्म के वर्चस्व को स्थापित करना होता है। अलगाववादी आतंकवाद क्या, जब कोई विशेष समूह देश से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करता है, जैसे कश्मीर या नागालैंड के कुछ समूहों की गतिविधियां। राज्य प्रायोजित आतंकवाद जब एक देश दूसरे देश को अस्थिर करने के लिए गुप्त रूप से आतंकवादी संगठनों को पैसा और हथियार देता है। नक्सलवाद या वामपंथी आतंकवाद जो विचारधारा के आधार पर सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और गरीबी के हक की बात करते हुए हिंसा का सहारा लेते हैं। साइबर आतंकवाद इंटरनेट के माध्यम से किसी देश की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना या उसके जो बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत में दलित जातियों की वर्तमान समस्याओं की विवेचना कीजिए। आज़ादी के दशकों बाद और संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद दलित समाज आज भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सामाजिक भेदभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। उन्हें अक्सर सार्वजनिक स्थानों या मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता है। उन्हें आज भी मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों से रोका जाता है। उन्हें अक्सर सार्वजनिक स्थानों या मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता है। शिक्षा और बेरोजगारी, हालांकि आरक्षण ने मदद की है, लेकिन बड़ी आबादी अभी भी उच्च शिक्षा से वंचित है। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वे बेहतर अवसर जो छूट जाते हैं जुटा पाते हैं, बेहतर अवसर नहीं जुटा पाते हैं या फिर उनकी छूट, वैसे तो सबके छूट ही जामे जब उनको शिक्षा ही के मतलब उनके अपने अधिकार ना पता हो, पढ़े लिखे ना हैं, कौन सी स्कीम कब निकल रही है, कहाँ निकल रही है, क्या फ़ायदा है, कैसे वह लाभ उठाना है, तो वो फिर उनके जो अवसर हैं वो छूट ही जामे हैं।
अगला देखेंगे अत्याचार और अहिंसा। दलितों के खिलाफ अपराध जैसे मारपीट या जमीन पर कब्जा के मामलों में अभी भी कमी नहीं आई है। उन्हें अक्सर अपनी आवाज़ उठाने पर हिंसा का सामना करना पड़ता है। भूमिहीनता। अधिकांश दलित परिवार आज भी भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, जिसके कारण वे आर्थिक रूप से संपन्न जातियों पर निर्भर रहते हैं। इससे उनका शोषण होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्धनता को परिभाषित कीजिए। निर्धनता को परिभाषित कीजिए क्या है? भारत में निर्धनता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। निर्धनता की परिभाषा देखेंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से निर्धनता वह स्थिति है जिसे व्यक्ति अपने जीवन की बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा करने में असमर्थ होता है। गोडार्ड के अनुसार निर्धनता वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय या मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने स्वास्थ्य और शक्ति को बनाए रखने में असमर्थ रहता है। निर्धनता के प्रमुख कारण हैं। पहला, जनसंख्या विस्फोट। भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, संसाधन की तुलना में जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय और उपभोग का स्तर गिर जाता है। बेरोजगारी और अल्प रोजगार। देश में रोजगार के अवसरों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और मौसमी बेरोजगारी के कारण लोग निर्धनता चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। कृषि का पिछड़ापन। भारतीय कृषि आज भी काफ़ी हद तक मानसून और पुराने तौर तरीकों पर निर्भर है। छोटी जोत और आधुनिक तकनीक से अभाव में किसानों की आयु बहुत कम रहती है। शिक्षा और कौशल का अभाव। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी कौशल की कमी के कारण युवा बेहतर आय वाले रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धन बने रहते हैं। सामाजिक कारण क्या हैं? भारत में जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली और धार्मिक रूढ़िवादिता भी आर्थिक प्रगति में बाधक बनती है। सामाजिक रीति रिवाज और उत्सवों पर कर्ज लेकर किया गया अत्यधिक खर्च को कर्ज के जाल में फंसा देता है। पूंजी की कमी और मुद्रास्फीति। निवेश के लिए पूंजी का अभाव और बढ़ती महंगाई ने गरीब व्यक्ति की क्रय शक्ति को कम कर दिया, जिससे उसका जीवन स्तर लगातार गिरता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत में कृषक संकट की समस्या क्या है? इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। कृषक संकट की समस्या क्या है? कृषक संकट किसान के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं रह गई है। भारत में जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, किसानों का कर्ज में डूबे रहना, फसलों की उचित दाम न मिलना और बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा आत्महत्या करना कृषक संकट समाज की गंभीरता को दर्शाता है। इसके प्रमुख कारण क्या हैं? पहला कारण है कर्ज का जाल। खेती के लिए बीज, खाद और कीटनाशकों की बढ़ती लागत के कारण किसान बैंकों या साहूकारों से कर्ज लेते हैं। फसल बर्बाद होने या उचित मूल्य न मिलने पर वे कर्ज नहीं चुका पाते, जो संकट का मूल कारण बनता है। मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में सूखा या अत्यधिक वर्षा पूरी फसल को नष्ट कर देती है। भूमि की छोटी जोत। विरासत कानून के कारण जमीन के टुकड़ों में बंटवारा हो गया। छोटे खेतों पर आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना महंगा और अलाभकारी होता है। बाजार और उचित मूल्य का अभाव।
बिचौलियों और मंडी व्यवस्था की कमियों के कारण किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता। उपभोक्ता को वस्तु महंगी मिलती है लेकिन किसानों को उसका बहुत कम हिस्सा मिलता है। जलवायु परिवर्तन यानी बेमौसम बारिश और तापमान में बदलाव ने फसलों के पैटर्न को बिगाड़ दिया है, जिससे कृषि जोखिम और बढ़ जाती है और जो सरकारी नीतियों की विफलता। हालांकि सरकार कई योजना लाती है लेकिन ज़मीनी स्तर पर भ्रष्टाचार और जागरूकता की कमी के कारण छोटे किसानों तक इनका लाभ नहीं पहुंच पाता। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विचलन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी आधारभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विचलन की परिभाषा है जब कोई व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत आदर्शों, मूल्यों और नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके इस व्यवहार को समाजशास्त्र में विचलन कहा जाता है। रॉबर्ट मार्टन के अनुसार विचलन तब होता है जब समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों के बीच तालमेल नहीं होता। विचलन की आधारभूत विशेषता पहली है सापेक्षता। विचलन स्थान और समय के साथ बदलता रहता है, जो व्यवहार का एक समाज में विचलन माना जाता है। जैसे शराब पीना वह दूसरे समाज में सामान्य हो सकता है। सामाजिक नियमों का उल्लंघन। विचलन की पहली शर्त यह है कि व्यक्ति उन सामाजिक मानदंडों या कानूनों को तोड़ने जिन्हें समाज ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया है। नकारात्मक और सकारात्मक विचलन। विचलन हमेशा बुरा नहीं होता। जहां अपराध एक नकारात्मक विचलन है, वहीं समाज सुधारकों का स्थापित रूढ़ियों को तोड़ना सकारात्मक विचलन है। सांस्कृतिक संदर्भ यानी जो कल्चरल रेफरेंस है। विचलन संस्कृति पर आधारित होता है। समाज की संस्कृति यह तय करती है कि कौन सा व्यवहार विचलित है और कौन सा नहीं। सामाजिक नियंत्रण की प्रतिक्रिया यानी विचलन होने पर समाज या राज्य दंड, तिरस्कार का या सुधार के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास करता है। भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। भारतीय सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अपने सार्वजनिक पद या शक्ति का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार कहलाता है। इलियट और मेरिल के अनुसार भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पद के कर्तव्यों के उल्लंघन के बदले धन या अन्य लाभ प्राप्त करना शामिल है। भारतीय समाज जीवन में भ्रष्टाचार के कारण। तो आर्थिक असमानता क्या है? समाज में अमीर और गरीब के बीच की बड़ी खाई भ्रष्टाचार को जन्म देती है। कम वेतन पाने वाले कर्मचारी अपनी ज़रूरतों के लिए रिश्वत का सहारा लेते हैं। लालसा यानी लालच और भौतिकवाद। आधुनिक युग में सफलता का पैमाना केवल धन बन गया है। किसी भी कीमत पर अमीर बनने की इच्छा लोगों को अनैतिक कार्यों की ओर धकेलती है। जटिल प्रशासनिक कार्य। सरकारी कार्यों में अत्यधिक लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म और देरी के कारण लोग अपना काम जल्दी कराने के लिए रिश्वत देना आसान समझते हैं। राजनीतिक संरक्षण। अपराधीकरण और राजनीति का गठजोड़ भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। चुनावों में होने वाले भारी खर्च भ्रष्टाचार के माध्यम से ही वसूला जाता है। नैतिक मूल्यों का पतन। परिवार और शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों की कमी आई है। ईमानदारी की तुलना में चालाकी और जुगाड़ को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा है। जागरूकता का अभाव। आम जनता को अक्सर अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया को ज्ञान नहीं होता, जिसका फ़ायदा भ्रष्ट अधिकारी उठाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोशियोलॉजी के। कल 100% यही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं
और आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्लास को 1-2 बार आप अच्छे से देख लेंगे तो इन्हीं से आपकी जो तैयारी है अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चन भी आपके अच्छे हो जाएंगे। ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह क्लास चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि अन्य सभी विश्वविद्यालयों के लिए अवेलेबल है, जिनमें सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया एंड इशू इन इंडिया जिनका टाइटल है, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। बेधड़क होकर इस क्लास को देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी कल की परीक्षा के लिए 2 मई की परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अपने पेपर को फाड़ के आइएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने ही रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।